नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इंडियन तलाक के इस चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है लीगल राइट्स ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स इन कस्टडी एंड सपोर्ट मैटर्स। मतलब जो अनमैरिड पेरेंट्स होते हैं उनका कस्टडी में, बच्चों की कस्टडी में क्या लीगल राइट्स है। और इसके लिए हमारे साथ आज शशिवीर शर्मा जी पधारने वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं शशिवीर शर्मा जी। नमस्कार शशि जी, स्वागत है आपका हमारे इंडियन तलाक के इस चैनल पर। और आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है लीगल राइट्स ऑफ एन अनमैरिड पेरेंट्स इन कस्टडी एंड सपोर्ट मैटर्स। मतलब जो एक अनमैरिड पेरेंट्स होते हैं उनका बच्चे को लेकर कस्टडी और सपोर्ट के मैटर्स में क्या दायित्व है। तो मेरा पहला सवाल जो आपसे है कि जो एक बुनियादी कस्टडी राइट्स होते हैं जो एक अनमैरिड कपल के बच्चे के लिए, वो एक मैरिड पेरेंट्स और अनमैरिड पेरेंट्स में उनका क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो आपने बहुत एक अच्छा टॉपिक चूज किया है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि किसी भी तरीके से जब अनमैरिड कपल कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद कभी भी इलीगल सन या इलीगल डॉटर नहीं हो सकती, वो हमेशा लीगल ही होगी। सेक्शन 16 ऑफ HM हिंदू मैरिज एक्ट के नीचे बताया गया, अगर इवन मैरिज इज अवॉइड, अगर मैरिज भी वॉइड है किसी तरीके से, मैरिज के कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि उसने पहले से शादी कर रखी थी, बताया नहीं था, या शादी मैरिजेबल एज में नहीं थे, उस सीन में भी वो बच्चा हमेशा लीगल सन और लीगल डॉटर होगी। बच्चा कभी भी इलीगल नहीं हो सकता। सो इसी सिमिलर वे में जैसे कोई अनमैरिड कपल क्लेम करता है बच्चे की कस्टडी को, या बच्चे की कस्टडी का डिस्प्यूट पड़ता है, तो वो एज अ बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल फादर उस केस को कंटेस्ट करेंगे। और सिमिलर लिटिगेशन जिस तरीके से बाकी कपल्स, मैरिड कपल करते हैं, उसी तरीके से उनको केस फाइट करना पड़ेगा। जी ठीक है। और जो पैटर्निटी होती है, जो पैतृकता है, उसको एस्टेब्लिश करना क्या एक बहुत जरूरी स्टेप होता है इस तरह के केस में? बिल्कुल। अगर दूसरी पार्टी डिस्प्यूट कर रही है, आजकल तो कई केसेस ऐसे हो गए हैं, तो जैसे टेक्नोलॉजी का जमाना आगे बढ़ रहा है, तो लोग तो कई केसेस में कह देते हैं कि अब DNA टेस्ट करवा लो, ये हमारा बच्चा ही नहीं है या इनका बच्चा नहीं है। तो उस केसेस में कई बार आपको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो कई बार आपको DNA टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। यहाँ पे केसेस या सर्कमस्टांसेस बहुत अजीबोगरीब होते हैं, क्योंकि आज के टाइम के ऊपर लोग केसेस को जीतने के लिए सच झूठ बोलते हैं। वो इतना झूठ बोल देता है जिसको झूठ में उलझ जाता है, उसमें लिटिगेशन टाइम ले लेती है और बच्चा कब का बढ़ेगा, बच्चे की एज आगे निकल जाती है। सो उस सर्कमस्टांसेस में भी वो कई चीजें, चाहे वो बायोलॉजिकली, अगर आप, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है, उन्होंने कहीं किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर बच्चे के फादर का नाम नहीं लिखवाया, सिंगल पेरेंट लिखवा लिया, तो उन केसेस में आपको कई बार उस टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। जी ठीक है। तो एक अनमैरिड पिता है, उसको इक्वल जो पेरेंटिंग राइट्स होते हैं जो कस्टडी के केस में, उसको पाने के लिए क्या क्या लीगल स्टेप लेने जरूरी हो सकते हैं? सबसे पहले तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो उसका बेटा है या बेटी है। अगर उसको डिस्प्यूट नहीं करते तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ लीगली, जैसे जिस तरीके से मैरिड कपल्स होते हैं उसी तरीके से वो उसको लिटिगेशन फाइल करनी पड़ेगी। जैसे गार्डियन एंड वार्ड का केस फाइल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसेस में वो बेटर उसके अपब्रिंगिंग कर सकता है, किस तरीके से वो बेटर उसको एजुकेशन दे सकता है, बेटर एटमॉस्फेयर उसके घर का हो सकता है। वो चीजें जैसे बाकी केसेस में प्रूव होती है, सिमिलर तरीके से उसी केसेस में भी प्रूव होगी और उतनी ही एविडेंस उसको करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हो गई कस्टडी की बात। जो चाइल्ड सपोर्ट की ऑब्लिगेशंस हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, क्या वो भी वैसी ही हैं जैसे एक मैरिड कपल की होती हैं? बिल्कुल। आपने बच्चा पैदा किया है, चाहे आप बायोलॉजिकल मदर हो चाहे फादर हो, तो आपकी सपोर्ट करने की, आपको उस बच्चे को मेंटेन करने की, बच्चे को एटमॉस्फेयर देने की उतनी ही जिम्मेवारी है और उतनी ही आपकी ड्यूटीज लगती हैं। इवन आप तो इवन जो बच्चे हैं, चाहे वो उसके फादर की शादी नहीं हुई थी, मदर की शादी नहीं हुई थी, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी कई केसेस अब तो ऐसे फाइलिंग हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आ चुकी है। इवन लिविंग रिलेशन वाले भी जो है, क्या नाम उसका, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको ऑलरेडी पॉडकास्ट आ चुका हुआ है, डिटेल में आपने उसमें बताया हुआ है किस तरीके से इवन अनमैरिड कपल्स भी एक दूसरे के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर उसी कपल का कोई बच्चा है, अगर वो बर्थ ले रहा है, तो उसके भी सेम राइट्स है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। जी
ठीक है, जो जो मेरे को समझ लगी, तो मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो पेरेंट है उनकी बराबर और सेम जिम्मेदारियां हैं और सेम लीगल राइट्स हैं। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सेम है। हाँ, और किसी तरीके से वो ये नहीं कि अगर आपने शादी नहीं की, अगर आपने बच्चा पैदा कर लिया तो आप अपनी किसी भी जिम्मेवारी से भाग सकते हो। आपको वही ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी जैसे आप अगर आप मैरिड कपल होते या मैरिड होते, तो उसी तरीके से आपको बच्चे के अपब्रिंगिंग से लेके उसके एजुकेशन का लेके उसके बड़े होने तक का जितना भी खर्चा है वो एक दूसरे को उठाना पड़ेगा। और जो लीगल रिकोर्स होता है, जो और जैसे किसी माता को बच्चे की कस्टडी मिल गई और लेकिन कोर्ट ने अलाउ किया कि पिता उस बच्चे को मिलने जा सकता है, लेकिन जो माता का परिवार है वो अलाउ नहीं कर रहा, तो उस सिनेरियो में, उस केस में क्या किया जा सकता है? उस केसेस में अगर तो आपके पास ऑर्डर है कोर्ट के इंटरिम कस्टडी के, आप विजिटिंग राइट्स है आपके पास, इन केस वो लड़की वाले या लड़के वाले कोई भी हो सकता है इसमें सिचुएशन में, अगर वो मना करता है बच्चे को मिलवाने को लेके, क्योंकि ज्यादातर कोर्ट डिसाइड कर देती है कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, एट दिस पॉइंट और एट दिस जगह या पब्लिक प्लेस पे आप मिल सकते हो। अगर वो नहीं अलाउ करते, वो नहीं लेके आते इंटेंशनली, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर सकते हो। उसके अगेंस्ट अगर वो कोर्ट का हुक्म ना मानने के अगेंस्ट उनको 3 महीने तक की सजा हो सकती है दूसरी पार्टी को, लेकिन वो आपको एट द एंड कोर्ट में आप नई एप्लीकेशन भी दे सकते हो कि ये आपको एक ऑर्डर्स है उसको नहीं मान रहे, तो कोर्ट स्पेसिफिकली बुला के डायरेक्शन दोबारा दे सकती है, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उसके खिलाफ 3 महीने की वो सजा भी कर सकते हैं उनको। और जब तक ये कस्टडी का केस चल रहा है उस समय में दोनों जो मेल है और जो फीमेल है वो शादी किसी और से भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आज तो सर्कमस्टांसेस अलग है, आज के जो पॉडकास्ट में तो दोनों ही अनमैरिड है अब एक टाइम के ऊपर, वो तो दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों ही शादी कर सकते हैं इसके ऊपर किसी तरीके, चाहे कस्टडी का केस चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, उस केस में आप दोनों ही शादी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैरिटल स्टेटस अभी वो सिंगल, हालांकि वो लिव इन में रहे, उनका बच्चा आगे हो चुका है, तो लेकिन वो उनका जो मैरिटल स्टेटस है दैट इज सिंगल। उस चीज में दोनों में से कोई भी ऑब्लिगेशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं रोक सकता, उसको शादी करने के लिए कोई लिटिगेशन नहीं रोक सकते, ना ही ऐसा कोई केस कर सकते हैं कि शादी को रुकवाने के लिए अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हो, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करते हो दैट इज अवॉइड। ठीक है, और जनरली आपने ऐसे केसेस के ऊपर काम किया होगा, लोगों की क्या मिसकंसेप्शन रहती हैं, क्या उनको लगता है कि ये सही है बट वो सही नहीं है? आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में 2 एंगल से लिटिगेशन लड़ी जाती है, और दोनों एंगल से किसी को 6 सही लग रहा होता है, किसी को 9 सही लग रहा होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े होते हैं। ये जब तक आपस में बैठ के म्यूचुअली एक दूसरे की बात को समझ नहीं लेते, सेटलमेंट के ऊपर नहीं आते, तब तक कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, क्योंकि हर किसी की एक्सपेक्टेशन आज के टाइम के ऊपर होती है, शादी के टाइम के ऊपर सर्कमस्टांसेस अलग रहते हैं, बाद में सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। सो कहीं ना कहीं पे जो एंगल है देखने वाले का क्या है, एट अ फॉल्ट कौन है, एट अ गिल्टी कौन है, आज के टाइम में कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल है। तो कई बार तो ऐसे लग रहा था कि कोर्ट एट गिल्टी है, दोनों ऐसे तरीके से बिहेव कर रहे थे, तो कोर्ट को ऐसे लग रहा था कि कोर्ट एट गिल्टी है, कोर्ट को सजा दी जा रही है, वो तो सिर्फ अपने लिटिगेशन के तरीके आ रहे हैं। सो हर किसी का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, क्योंकि अगर लड़के के केस में हो सकता है कि लड़का को ज्यादा क्रुएल्टी हो रही है, लड़की के केस में भी हो सकता है, उसको एंगल हो सकता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस अलग है और सोचने का अलग है, समझने का अलग है। मैट्रिमोनियल केसेस में ज्यादातर समझौते ही होते हैं, कोई साल बाद हो जाता है, कोई 2 साल बाद, कोई 5 साल बाद होता है, लेकिन जब समझौता होता है उस बीच में क्या शब्द एक दूसरे को बोले गए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या अटैक किया गया होता है, तो वो कहीं ना कहीं अड़चन बनती है, वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज होने के ऊपर, दोबारा रीयूनाइट होने के ऊपर वो चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, सो धन्यवाद शशि जी इस टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।